अब तुम पूछोगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ क्या? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सिंपली कहता है तुमने जितना भी पैसा बिजनेस में लगाया है इन एनी फॉर्म ऑफ शेप, चाहे तुम्हारा खुद का पैसा हो, चाहे बैंक से लोन लेकर लिया हो या किसी और दोस्त यार से लोन लेकर लगाया हो, जितना भी पैसा तुमने बिजनेस में लगाया है उस पर तुम्हें क्या रिटर्न मिल रहा है, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नेट इनकम फ्रॉम अ बिजनेस और अ प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल मनी इन्वेस्टेड इन द वेंचर मल्टीप्लाइड. मतलब सीधी बात है, तुम्हें इसके अंदर यह देखना है कि जो भी पैसा लगाया गया है टोटलिटी में वो इसके अंदर लेके चलना है. ROI इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड. नाउ दिस टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड यू शुड कीप इन माइंड दैट इट इंक्लूड्स बोथ डेट जो तुमने लोन लेके रखा है प्लस इक्विटी जो तुमने खुद का पैसा लगा के रखा है. दिस बोथ विल बी द पार्ट ऑफ दिस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. दोनों को लिया जाता है. सबसे अच्छी बात यही है, दिस इज द एंटायर कैपिटल एम्प्लॉयड, पूरा पैसा जो तुमने बिजनेस में लगाया है, एंड इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 100 करके हमारे पास एक परसेंटेज आ जाता है अबाउट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. नाउ दिस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम रिटर्न ऑन इक्विटी बिकॉज रिटर्न ऑन इक्विटी सेज कि एज अ शेयर होल्डर मेरे को कितना रिटर्न मिल रहा है, बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सेज मेरे को पूरी कैपिटल पे कितना रिटर्न मिल रहा है, जो मैंने पैसा पूरा लगाया बिजनेस में उतना उस पे कितना रिटर्न मिल रहा है. एंड रिटर्न ऑन इक्विटी सेज मेरा जो पैसा लगा है, मेरी जो इक्विटी लगी है, मेरा जो शेयर्स में पैसा लगा है उस पे क्या रिटर्न है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स. और इसलिए रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला भी डिफरेंट हो जाता है. रिटर्न ऑन इक्विटी साफ साफ कहता है इट इज बेसिकली द नेट इनकम अपॉन इक्विटी, यहां पे डिवाइड बाय इक्विटी होता है. एंड इक्विटी सिंपली सेज कि शेयर होल्डर का बताओ प्रॉफिट कितना है. सो जो नेट इनकम आती है ये आती है ऑब्वियसली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाली, टैक्स हटा दो, उसके बाद जो आपकी नेट इनकम है अपॉन इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100. यहां पे परसेंटेज पता चल जाता है कि शेयर होल्डर्स को उससे कितना मुनाफा या कितना बेनिफिट हो रहा है. नाउ ये पूरा वीडियो मैंने सेपरेट क्यों बनाया, बिकॉज एक चीज मुझे तुम्हें बहुत अच्छे से समझानी है और हो सकता है शायद ये तुम गलती करके आ जाओ बिकॉज ये एंटरप्रेन्योरशिप है, कौन ही इतना ध्यान देता होगा. तो ROI जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसका जब भी फॉर्मूला लिखोगे मेरे भाई बहुत बड़े शिद्दत से याद रखना, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड BEFORE बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 होता है. लेकिन जो ये तुम्हें फॉर्मूला या न्यूमेरिकल करवाया गया, फॉर्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल करवाया गया, इसमें आफ्टर टैक्स वैल्यूज ली गई है. एंड तुम्हें भी एग्जैक्टली ऐसे ही करना है, बिफोर टैक्स वैल्यूज लेके मत करना, आफ्टर टैक्स और आफ्टर इंटरेस्ट वैल्यूज लेके करना जैसा करवाया गया है, बिकॉज दोनों कॉन्टेक्स्ट देखे जाते हैं. जो रॉ फॉर्मूला है वो कहता है बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, लेकिन इसके अंदर आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स लेके करवाया गया है. एग्जैक्टली मैंने भी वैसे ही करवाया है. नाउ क्या बेटर होता है, क्या ROI बेटर है या ROE बेटर है? दोनों एक्चुअल में डिफरेंट पिक्चर दिखाते हैं. ROI दिखाता है कंपनी का पर्सपेक्टिव कि कंपनी के लिए कितना डेट फेवरेबल है. ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना, कंपनी के लिए कितना डेट फेवरेबल है और कितना डेट अगेंस्ट है. यानी क्या कंपनी को लोन लेना चाहिए, क्या वो एंटरप्रेन्योरशिप को, क्या बिजनेस को लोन लेना चाहिए, क्या बिजनेस के एडवांटेजेस हैं, क्या बिजनेस के लिए डिसएडवांटेजेस हैं अगर बिजनेस लोन लेता है तो. सो ROI क्लियर पिक्चर बताता है कि कैपिटल में कितना डेट होना चाहिए, कैपिटल में कितना लोन होना चाहिए. खुद का पैसा तो लगाओ, इक्विटी तो लगाओ, लेकिन उसके साथ डेट का प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए, और क्या वो डेट, क्या वो लोन बिजनेस के लिए फेवरेबल इवेंट्स लेके आ रहा है या अनफेवरेबल इवेंट्स लेके आ रहा है. ये तो हो गया डेट की बात. नाउ वही सेम डेट जो है वो इक्विटी को भी इंपैक्ट करता है, प्रॉफिट शेयरिंग को भी इंपैक्ट करता है. कैसे, वो भी सुनो. अगर इक्विटी कम होगी दैट मींस कम लोगों ने पैसा लगाया है और बाकी का ले लिया डेट, बाकी का ले लिया लोन. अब जब कम लोगों ने पैसा लगाया है तो कम लोगों में पैसा बटेगा, तो अगर कम प्रॉफिट भी हुआ तब भी सारे लोग ज्यादा पैसा लेके जाएंगे क्योंकि कम लोगों में पैसा बट रहा है. सो उस डेट से जो अर्निंग पर शेयर बोलते हैं या रिटर्न ऑन इक्विटी बोलते हैं वो भी बढ़ जाता है. और बढ़ने का रीजन बिकॉज डेट लेने के कारण शेयर होल्डर्स या इक्विटी वाले लोग कम हो जाते हैं. अच्छा, तुम ऐसा नहीं समझोगे, मेरे को तुम्हें समझाना पड़ेगा. मान लो 10 लोग थे, अब अगर प्रॉफिट 10,000 हुआ तो हर हर की जेब में भैया 1,000 गया, हर एक की जेब में 1,000 रुपया आया क्योंकि 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 10 लोग थे, चला गया. मैं लिख के ही बता देता हूं ना, काय को टेंशन ले रहे हो तुम लोग, वरना तुम बोलोगे बाबूजी अगर बता देते तो अच्छा रहता. तो ठीक है भाई, मान लो 10,000 का प्रॉफिट हुआ और टोटल 10 लोग थे. ये जो 10,000 का प्रॉफिट अगर 10 लोगों के बीच गया तो हर एक को 1,000 का प्रॉफिट मिला. ये बात कब हो गई, जब 10 लोग थे.
अब मान लेते हैं यहीं पे मैं 10 लोगों को काट के ये बोल देता हूं कि 10,000 का प्रॉफिट हुआ और लोग सिर्फ 5 थे, तो क्या होगा, हर एक के पास 2,000 का प्रॉफिट जाएगा। ये एडवांटेज होता है जब आपका इक्विटी कंपैरेटिवली जो है वो कम होता है और आप बाकी का डेट ले लेते हो। अब बोलोगे बाबा जी आपने इंटरेस्ट तो माइनस नहीं किया, डेट लिया होगा, तो अगर माइनस भी कर देते बेटा तो भी ना 2,000 नहीं होता तो भैया 1,500 का प्रॉफिट होता, तब भी 1,000 रुपए से तो ज्यादा का हो रहा होता, क्योंकि आपके लोग बटने वाले कम है, या लोगों के बीच जिनके बीच प्रॉफिट बट रहा है वो लोग कम हो गए, सिर्फ 5 रह गए, क्योंकि बाकी का हमने क्या कर लिया होगा, लोन ले लिया होगा। सो दैट इज द क्लियर एडवांटेज व्हेन इट कम्स टू डेट। तो डेट से आरओआई पे भी फर्क पड़ता है, बिजनेस की अर्निंग पे भी फर्क पड़ता है, और डेट से जो अर्निंग पर शेयर है या रिटर्न ऑन इक्विटी जो है उस पे भी उतना ही फर्क पड़ता है। और मैंने इस पूरे क्वेश्चन के तहत यही सेम चीज समझाने की कोशिश की है। तो देखो यार मैंने करा क्या, मैंने जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स है उनको एक्स माना, सोर्सेज ऑफ फंड्स में ले लिया अपन इक्विटी और लोन। अब मैंने चालाकी क्या करी, यहां पे तुम्हारे बुक का ही ये क्वेश्चन है, मैंने यहां पे 10 लाख रुपए लिया, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 10 लाख दोनों में था, लेकिन जब बात आई ए वाले की तो 10 लाख पूरा इक्विटी है, देयर इज नो डेट। पहले वाले में मैंने लोन लिया ही नहीं, पहले वाले में बोला प्योर इक्विटी जाने दो, इक्विटी जाने दो, और दूसरे वाले में मैंने क्या किया, 4 लाख का मैंने इक्विटी रखा और मैंने 6 लाख बाकी का लोन ले लिया, डेट ले लिया, और यहां से जो जद्दोजहद है वो चालू हो गई। अब देखो यार इंटरेस्ट रेट पर एनम जो है, मतलब अगर आप लोन लेके रखे हो, जैसे मैंने सेकंड केस में लोन लेके रखा है तो उस पर इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम है, यहां पे तो निल है क्योंकि इस वाले में मैंने लोन लेकर रखा ही नहीं है। अब हुआ भैया हमारा सेल्स का रेवेन्यू। सेल्स का रेवेन्यू का मतलब है जो हमने बेचा उससे क्या पैसा कमाया वो यहां पे दिया हुआ है, एंड दैट इज द सेल्स रेवेन्यू इज 7 लाख एंड 7 लाख ईच। फिर क्या हुआ, हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो हमारी बनाने में कॉस्टिंग आई हमने दोनों से माइनस की, भैया क्योंकि दोनों में कैपिटल हमारे पास सेम है, तुम समझ रहे हो ना, वी हैव द कैपिटल सेम, सो हमने क्या किया, हमने जो सेल्स रेवेन्यू है वो भी सेम लिया, कि पैसा सेम ही कमा रहे हैं हम, फर्क क्या पड़ रहा है, दोनों केसेस में 10 लाख है ना, एक केस में इक्विटी के थ्रू 10 लाख है केस ए में, दूसरे केस में हमने 6 लाख का डेट लिया है, 4 लाख की इक्विटी है, कोई बात नहीं, पैसा सेम है ना, अगर पैसा सेम है मार्केट में लगाया हुआ तो रेवेन्यू भी सेम होगा। और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, मतलब जो लागत लगी है गुड्स को बनाने में, बेची जो गुड्स हैं उनकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब वो कॉस्ट जो गुड्स मार्केट में बेच दी है उनकी कॉस्ट, उनकी लागत वो है, दोनों की भी सेम 3 लाख ईच। देन ग्रॉस मार्जिन निकल के आया अपना 4 लाख का, सो दिस इज द ग्रॉस मार्जिन, 7 में से 3 लाख माइनस किया, दैट इज अवर मार्जिन, 7 लाख रुपए में से 3 लाख माइनस किया, 4 लाख ईच। देन हमारे कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, ओवरहेड कॉस्ट होती है हमारी जो हमें माइनस करना जरूरी है, जो हमारे डे टू डे खर्चे होते हैं, जैसे हमारा सैलरी, रेंट और इंटरेस्ट वगैरह हो गया। सैलरी यहाँ पे 2 लाख दे दी हमने, इंटरेस्ट हमने 50,000 दे दिया, यहाँ पे भी सेम 2 लाख और 50,000 दे दिया, बस यहाँ पे इंटरेस्ट देने के लिए नहीं था क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इक्विटी ही था, हमने जब लोन ही नहीं लिया तो हमें इंटरेस्ट देने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे क्योंकि हमने 6 लाख रुपए का डेट ले रखा था, मैंने तुम्हें प्रीवियसली दिखाया था कि डेट इज ऑफ 6 लाख, तो 6 लाख का मैंने निकाला 10%, दैट इज एज 60,000, तो 60,000 का इंटरेस्ट यहाँ पे करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे खर्चा बढ़ गया। अब यार क्योंकि आप मशीन्स यूज कर रहे हो, क्योंकि आपकी हैवी मशीन्स जो है वो यूज हो रही हैं, तो भैया डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन भी होगा, तो दोनों में इक्वली होगा, 10-10 हजार हमने दोनों से माइनस कर दिया। दैट मीन्स अभी तक अगर कुछ डिफरेंट हुआ है खर्चे के तौर पे तो वो इंटरेस्ट वाला पार्ट है, बाकी सारे खर्चे सेम है। तो फाइनली जो टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस निकल के आए वो 2,60,000, और यहां पे देखो एग्जैक्टली 60,000 से बढ़ के है क्योंकि यहां पे इंटरेस्ट है, यहां पे मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है इसलिए ज्यादा खर्चा है, और जब माइनस किया यहां का प्रॉफिट 1,40,000 और यहां का प्रॉफिट 80,000। नाउ अपन ने क्या किया, टैक्स जो था वो 20% का अपन को पे करना था, टैक्स रेट अपन 20% लेके चले, अपन ने 20% टैक्स पे किया, किसका 20%, यहां पे जो वैल्यूज हैं इनका 20%, जो प्रॉफिट कमाते हो उस पे टैक्स देते हो, तो यहां पे 28,000 का टैक्स पे किया, यहां पे 16,000 का टैक्स पे किया, ऑब्वियसली कम इनकम कम टैक्स, ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स, एंड फाइनली वी केम टू अ कंक्लूजन ऑफ दिस कि हमारे पास यहां पे 1,12,000 का प्रॉफिट है, यहां पे 64,000 का प्रॉफिट है। सोचो इवन आफ्टर इन्वेस्टिंग सिमिलर अमाउंट ऑफ मनी इन बोथ द केसेस, दोनों में 10-10 लाख रुपए थे, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड, एक में आपके पास बहुत ज्यादा है और एक में आपके पास कंपैरेटिवली बहुत कम है। सो फाइनली यहां पे हमने रेशियोज निकाले, एक आया आरओआई और दूसरा आया रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब इक्विटी पे आपका रिटर्न क्या है। हमने क्या किया, आरओआई में हमने टोटल जो हमारा 1,12,000 था, 1,12,000, मैंने मेरे भाइयों वो 1,12,000 को डिवाइड कर दिया 10 लाख से,
जो मेरा टोटल x मतलब टोटल मेरी कैपिटल थी, मैंने उससे डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 100 किया, यहां पे 11.2% आया। फिर मेरी 64,000 की यहां पे प्रॉफिट थी, तो 64,000 डिवाइडेड बाय अगेन वही, इसमें भी क्योंकि 10 लाख की कैपिटल थी, सो डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 जब मैंने किया तो यहां पे निकल के आया 6.4%। यहां पे ये दोनों आ गए। नाउ अब इसमें डिफरेंट क्या होगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल। भैया डिफरेंट भी तो है, 11.216 कहां से आ गया, ये भी तो डिफरेंट है, तो जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं, ऐसा थोड़ा ना चलेगा। चलो अगर मैं इसके बारे में अब तुमसे बात करूं कि हाउ इट इज डिफरेंट, तो भैया इसमें अपन को डिवाइड बाय इक्विटी करना है। तो अगर इक्विटी से डिवाइड करने चले, ये वाला जो 11.2% का है कि ये कैसे आया, तो देखो भाई आपका यहां पे प्रॉफिट कितना है, 1,12,000, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट है। आपको इसको किससे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय आपकी इक्विटी। पहले वाले केस में तुम भी जानते हो इक्विटी पूरी की पूरी 10 लाख है, तो मैं पूरी की पूरी 10 लाख की इक्विटी से करूंगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूंगा, ये आ गया 11.2% एज इट इज, क्योंकि इस केस में पूरी 10 लाख की इक्विटी है। लेकिन दूसरे वाले केस में आप जानते ही मेरे भाइयों, थोड़ा सा हमने गोबर गणेश कर दिया था, तो चला उसको भी हम संभालते हैं। दूसरे वाले केस में हमने क्या किया है, दूसरे वाले केस में वो 16% कैसे आया, क्यों, क्योंकि हमारी इक्विटी रह गई थी सिर्फ 4 लाख की, हमारा कितना था 64,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय इक्विटी। दूसरे वाले केस में तो 6 लाख का लोन ले लिया था ना, तो इक्विटी कितने की बची थी, सिर्फ 4 लाख की। तो यहां पे भैया 5 जीरो से ये 5 जीरो गया, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, ये आ गया 16%। मतलब अगर आप आरओआई देखो तो आरओआई एक अलग ही पिक्चर दिखा रहा है कि ज्यादा डेट लेने से बिजनेस को नुकसान है। और मैं लिटरली बोलूंगा इक्विटी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू डेट। इक्विटी शुड बी मोर एंड इक्विटी के कंपैरिजन में डेट शुड बी लेस। उसमें कंपनी हमेशा एडवांटेज में रहती है, मेरी बात सुनो, वहां कंपनी को एडवांटेज ज्यादा है। और अगर कंपनी को एडवांटेज ज्यादा है तो लॉन्ग रन में ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसमें भी एडवांटेज बना रहता है। ये तो एक आध साल में दिख रहा है, ये 11 का 16%, ये कोई रियल फिगर नहीं है, ये फेक फिगर्स ही है। जहां पे तुमने डेट को बढ़ा दिया तो शेयर होल्डर्स ही कम हो गए, तो जब कम में बटेगा तो सबको ज्यादा मिलेगा वाला सीन हो गया। अगर वाकई में ये सब निकालना चाहते हो तो इसमें आपको क्या रखना पड़ेगा, डेट का प्रपोर्शन कंपैरेटिवली कम रखना पड़ेगा, इक्विटी का प्रपोर्शन कंपैरेटिवली ज्यादा रखना पड़ेगा, जो कि अनलाइक कंडीशन थी बी वाले पार्ट में। इक्विटी रह गया था सिर्फ 4 लाख का और डेट हो गया था 6 लाख का। दैट इज अ वेरी रॉन्ग कंडीशन। तो यहां पे दो अलग अलग पिक्चर्स दिखी, एक तो आपका आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, बट एट द सेम टाइम आपका जो आरओई है रिटर्न ऑन इक्विटी है वो बढ़ रहा है। एंड देयर इज अ रीजन, क्योंकि शेयर होल्डर्स कम है, भले ही प्रॉफिट कम हुआ हो, लेकिन जब कम भी हो रहा है तो कम लोगों में बट रहा है, इसलिए सबको ज्यादा मिल रहा है। फाइनल कंक्लूजन क्या कहता है, जो आरओई है वो एक ट्रू मेजर है ऑफ हाउ हमारा खुद का जो पैसा है जो हमने लगाया है उस पर हमें कैसा रिटर्न मिल रहा है। एक बहुत ही शॉर्ट नैरो माइंडेड अप्रोच है जो हमारा पैसे के बारे में हमें बात बताता है। हमें नहीं लेना देना बिजनेस के साथ क्या हो रहा है, हमें नहीं देना कि बिजनेस ज़्यादा पैसा कमा रहा है या कम, हमें तो हर बार ज़्यादा मिलेगा बिकॉज हम शेयर होल्डर है वाली बात है। एंड जो ROI होता है गिव्स अ गुड इंडिकेशन ऑफ हाउ टोटल मनी इज बीइंग यूज्ड। जो ROI होता है वो टोटल मनी को बताता है एंड वो रियल इंडिकेटर होता है व्हेन इट कम्स टू द एंटायर कैपिटल दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर द बिजनेस। तो जब भी मैं रिलाई करूंगा, मुझसे पूछो मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैं ROI पे ज्यादा जाऊंगा इन कॉन्टेक्स्ट टू ROE, बिकॉज ROE कभी भी बिजनेस की तो क्लियर पिक्चर नहीं बताएगा। तो तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।